हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का PS एक्सप्लेन चैनल में। फ्लोटिंग बॉय थैंक यू फॉर ₹40 सुपर चैट एंड स्पेशल थैंक्स टू 1242 डीमन फॉर ज्वाइनिंग चैनल मेंबरशिप और बिल्व मनी लेवल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जब टोनी पुलिस की दी हुई वेस्ट को चेक कर ही रहा होता है, तभी सिस्टम बोलता है ये है हेवनली सिल्कवर्म आर्मर, जो कि एक डिफेंस टाइप का आइटम है और इसका डिफेंस है +100। स्नाइपर के शॉट तक से आपकी बॉडी को बचा सकता है। खुश होते हुए टोनी बोल रहा होते तो बहुत ही कमाल की चीज है, एक कार के बदले में मेरे को हेवनली सिल्कवर्म आर्मर मिल गया। सच में शियून, तुम ना मेरे बेनिफैक्टर थे। तुमने मेरे लिए कोई भी दिक्कतें क्रिएट नहीं करी, यहाँ तक कि सारी दिक्कतों को ना अपने ऊपर ले लिया। शायद से इस डार्क वेब के अटैक से ना बचना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता, लेकिन तुमने इस अटैक को अपने ऊपर ले लिया और मरने के बावजूद भी मेरे को इतना कमाल का आइटम देके गए हो। सच में मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। वही हमें दूसरी तरफ एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लास वेगास से शंघाई एक एरोप्लेन आया होता है। जिस एरोप्लेन के अंदर से जियाओली बाहर निकलती है। जियाओली सोच रही होती है लास वेगास की ट्रिप ना मेरे लिए एक सपने की तरह थी, जिससे मैं कभी भी बाहर नहीं आना चाहती थी, लेकिन इन दी एंड मेरे को वहाँ से बाहर आना पड़ा। लास वेगास में सभी लोग जानते थे कि मैं हुआंग बेटियान की गर्लफ्रेंड हूँ, जो कि इस पूरे वर्ल्ड का सबसे ग्रेटेस्ट गैम्बलिंग गॉड है। वहाँ के जिस भी कैसीनो में मैं जाती ना, वहाँ पे सभी लोग झुके मेरे को सल्यूट करते और मैं एक ऐसे बंदे की वाइफ बनने की एक्टिंग कर रही थी ना, जिसके पास में बेहिसाब एसेट्स थे। जहाँ भी मैं जा रही थी वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट थी। मेरी जो फिजिकल स्ट्रेंथ थी ना, वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ी थी, लेकिन फिर भी मेरे को मेरे हाथों में ना बहुत ही कमाल की पावर फील हो रही थी। लेकिन अब वापस आने के बाद में सब कुछ नॉर्मल हो गया। हर इंसान को घर आने की खुशी होती है, लेकिन मेरे को पर्सनली ना घर आने की कोई भी खुशी नहीं है। यहाँ तक कि मेरे को लग रहा है कि मैं कहाँ वापस आ गई। अगर मैं हमेशा के लिए वहीं पे रह पाती तो ये कितना अच्छा होता ना। तभी वहाँ पे जियाओली को पिक करने के लिए उसका बॉयफ्रेंड आ गया होता है। जियाओली का बॉयफ्रेंड बोल रहा होता है, जियाओली तुम फाइनली वापस आ गई। तुम्हें पता है लास्ट कुछ दिनों में ना मैंने तुम्हें बहुत ही मिस करा। तुम्हारी जो ये लास वेगास वाली ट्रिप है काफी थकाऊ रही होगी ना, लेकिन अब तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तुम्हें घर ना थके हारे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें सरप्राइज करने के लिए मैंने एक ब्रांड न्यू कार ली है। आज हम लोग आराम से चल के मूवी देखेंगे और मजे करेंगे। तुम्हें किसी भी चीज की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन वहाँ पे नए कार को देखने के बावजूद भी जियाओली बिल्कुल भी खुश नहीं होती। उसका बॉयफ्रेंड बोल रहा होता है, जियाओली आखिर तुम इतना कोल्डली बिहेव क्यों कर रही हो? चलो फटाफट से आगे बढ़ो और मेरे को किस करो। लेकिन तभी जियाओली उसको रोकते हुए गाड़ी में जाके बैठ जाती है। जियाओली बोल रही होती है, मैं काफी थकी हुई हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकती। वहीं जियाओली का बॉयफ्रेंड बोल रहा होता है, ठीक है फिर चलते हैं। आगे हम देखते हैं वो टोनी की मूवी आयरन मैन वंडरिंग यूनिवर्स को देखने के लिए आगे होते हैं। रोते हुए जियाओली सोच रही होती है तो टोनी की मूवी है। मेरे को अभी तक बिलीव नहीं हो रहा ना कि आखिर एक बंदे के पास में टैलेंट कैसे हो सकता है। जब टोनी ने एक्टिंग करी तो ऐसी एक्टिंग करी ना कि मेरे को रोना आ रहा है। उसका हर एक इमोशन इतना रियलिस्टिक लग रहा है जैसे कि मेरे सामने कोई सच में रो रहा हो। जितना मैं इस मूवी को देख रही हूँ ना, मेरे को उतना ही लास वेगास के दिन याद आ रहे हैं, क्योंकि भले ही मैं उस टाइम पे हुआन बेटियान की वाइफ बनी हुई थी, लेकिन वो था तो टोनी ही ना। वहीं जियाओली का बॉयफ्रेंड सोच रहा होता है, जैसे जियाओली लौटी है ना, ये काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है। पता नहीं इसके बिजनेस ट्रिप पे क्या हुआ, लेकिन ये पहले से ना और ज्यादा बोल्ड और खूबसूरत लग रही है। ऐसा लग रहा है कि ये वो जियाओली है ही नहीं जो कि पहले हुआ करती थी। ये तो और भी बेहतर लग रही है और इसको देख के मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। किसी ने बिल्कुल सही कहा कि अगर कोई इंसान से दूर जाता है ना, तो वो मिलने के बाद में आपको और भी खूबसूरत लगता है। मूवी को देखने के बाद में हम एक बहुत ही शानदार जगह जाएंगे, जहाँ पे हम और भी इंजॉय कर सके। फिर मूवी खत्म हो गई होती है और सभी लोग बाहर आ गए होते हैं। बाहर आने के साथ ही जियाओली सबसे पहला काम करती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ में ब्रेकअप करना, जो कि सुनने के बाद में उसका बॉयफ्रेंड एकदम शॉक हो गया होता है। जियाओली का बॉयफ्रेंड बोल रहा होता है, जाने से पहले कम से कम ये तो बता दो कि मेरी गलती क्या है। आखिर मैंने ऐसा भी क्या कर दिया कि तुम मेरे को छोड़ रही हो? अगर हो सकेगा तो मैं उस गलती को ठीक करने का ट्राई करूंगा। जियाओली बोल रही होती है, देखो तुम्हारी ना कोई भी गलती नहीं है, बस बात इतनी सी है कि मैंने एक ऐसे इंसान को देखा है ना जो कि तुमसे भी अमेजिंग है, और अब उस इंसान को देखने के बाद मेरे को लगता है कि मेरे को कोई भी पसंद आएगा। मेरे को पता है कि जो मुझे पसंद है ना, मैं उसको हासिल नहीं कर सकती, लेकिन उसके अलावा और कोई मेरे को चलेगा भी नहीं। वही रोते हुए जियाओली का बॉयफ्रेंड बोल रहा होता है, लेकिन इन सब में मेरी क्या गलती? मैं तुम्हारे लिए जो भी कुछ कर सकता था मैंने सब कुछ किया है। मुझसे बेहतर या तुम इसको पसंद करती हो ना, उससे बेहतर दुनिया में 1000 लोग हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम बाबा अपने चॉइस को चेंज करती रहोगी। जियाओली बोल रही होती है, ये बात सच है कि तुमसे बेहतर 1000 लोग हैं, पर जिसको मैंने पसंद किया है ना, उससे बेहतर एक भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जिलिंग को, जो कि टोनी की मूवी को देख रही होती है। रोते हुए जिलिंग बोल रही होती है, एक तरफ एक्टर्स के बच्चे हैं जिन लोगों ने जिंदगी में अपने मॉम डैड को एक्टिंग करते हुए देखा, लेकिन फिर भी सही तरीके से एक्टिंग नहीं कर पा रहे। वो लोग जब इमोशनल सीन कर रहे होते हैं तो हम लोग को हंसी आती है, और वहीं दूसरी तरफ हमारे ब्रदर टोनी है जो कि इमोशनल सीन कर रहे हैं ना, तो हम लोग को सच में रोना आ रहा है। कमाल की बात तो ये है कि ये प्रोफेशनली एक्टर भी नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेसमैन है। जितने भी एक्टर्स के बच्चे जिन लोगों से एक्टिंग नहीं हो रही ना,
उन लोगों को बड़ा टोनी से ना कोचिंग लेनी चाहिए। इन्होंने आयरन मैन वंडरिंग यूनिवर्स में क्या कमाल की एक्टिंग करी है। तभी वहाँ पे बटलर आते हुए बोल रहा होता है, मास्टर संघाई सिटी में ना बहुत कुछ चेंज होने वाला है, क्योंकि डिवाइन डॉक्टर बाई चांस संघाई आ चुके हैं। डिवाइन डॉक्टर के आने की न्यूज सुन के ओल्ड वे एकदम शॉक हो गए होते हैं। ओल्ड वे ही बोल रहे होते, तुम होश में तो हो ना? मास्टर बाई चांस सेक्लूजन में गए हुए थे और कई साल हो गए अपने सेक्लूजन से बाहर नहीं आए, तो फिर आके ऐसा भी क्या हो गया कि उन्होंने अपने सेक्लूजन से बाहर आने का सोचा है? बटलर बोल रहा होता है, मास्टर मेरे को ना इस चीज के बारे में तो नहीं पता, लेकिन ये न्यूज ना 101% कंफर्म है कि डिवाइन डॉक्टर संघाई आए हैं। जो किन फैमिली है ना, उन्होंने अनाउंस किया कि जितने भी बड़ी फैमिली के मास्टर्स है वो सभी के सभी तैयार हो जाए। 3 दिन बाद में वो सभी के सभी ना डिवाइन डॉक्टर बाइचन को एक प्रॉपर वेलकम देंगे। अभी जो डिवाइन डॉक्टर बाइचन है ना, वो संघाई तो आए हैं, लेकिन वो किसी के भी सामने अपीयर नहीं हुए। ओल्ड मास्टर किन ने हम लोग को एक इनविटेशन कार्ड भेजा है, जिसके हिसाब से हमें उनका वेलकम करने के लिए जाना है। और जितने भी बड़ी फैमिलीज के लोग हैं ना, उन सभी ने तो तैयारियां भी कर ली है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये वंस इन अ सेंचुरी अपॉर्चुनिटी है। पूरे 60 सालों बाद में ओल्ड मास्टर बाइचन सेक्लूजन से बाहर निकल रहे हैं। 60 साल पहले जो भी लोग ओल्ड मास्टर बाइचन से मिले थे ना, वो सभी के सभी आज बहुत ही बड़े लोग हैं। तो इसी वजह से इस बार उनका आना ना हर एक फैमिली के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी लग रहा है। ऐसे में हम बड़ी फैमिली के लोग पीछे नहीं रह सकते। ओल्ड वे भी बोल रहे होते, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, अगर हम लोग को और भी बड़ा बनना है ना, तो हम लोग को इन्फ्लुएंसर लोगों की जरूरत है, जैसे कि डिवाइन डॉक्टर बाइचन। जीलिंग बोल रही होती है, ग्रैंडपा आखिर ये मास्टर बाइचन कौन है, जिनके आने के 3 दिन पहले इनविटेशन बढ़ चुके हैं और काफी तैयारियां हो रही है। यहाँ तक कि उनका सिर्फ और सिर्फ नाम सुनने के बाद में अभी सीरियस लग रहे हो। क्या ये बहुत ही रिस्पेक्टेड फिगर, इसका सभी लोग काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, पर अगर मैं सच कहूँ ना तो मैंने इनका नाम कभी भी नहीं सुना। संघाई के हर दूसरे बड़े बंदे के बारे में ना मैं जानती हूँ, लेकिन मास्टर बाइचन ये वो नाम है ना जो कि मैं पहली बार सुन रही हूँ। ओल्ड वे बोल रहे होते, तुम ना मास्टर बाइचन के बारे में नहीं जानती, ये एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, क्योंकि ये इंसान तुम्हारे जन्म के बाद में ना अभी तक अपीयर नहीं हुआ था, लेकिन तुम्हारे जन्म से पहले इस इंसान ने ना पूरे के पूरे चाइना में तबाही मचा रखी थी। नॉर्थ से लेके साउथ तक कोई भी फैमिली ऐसी नहीं होगी जो कि इनकी इज्जत ना करती हो। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ मास्टर बाइचन का नाम भी ले लेती हो ना, तो बड़ी बड़ी फैमिली हेड तुम्हारे आगे पीछे करने लगेंगे। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस इंसान के एज के बारे में किसी को भी नहीं पता। ये 100 साल के या फिर 2 साल के, किसी को भी कोई आइडिया नहीं। मुझे और ओल्ड मास्टर किन को ना इनसे मिले हुए 60 साल हो चुके हैं। 60 साल पहले मैं और ओल्ड मास्टर किन ना, हम दोनों ही बहुत ही यंग थे और ये लगभग 40 इयर्स के होंगे। और अब देखो 60 साल बाद मैं 80 इयर्स का हो चुका हूँ और मैं इतनी उम्र हो चुकी है कि मैं कभी भी मर सकता हूँ। तब ये ट्रेवल करते हुए यहाँ पे आ रहे हैं। लॉजिक्स के हिसाब से ना इनको कम से कम 100 साल का होना चाहिए और अभी तो मर जाना चाहिए था। पर मैंने रूमर सुना है ना कि ये आज भी उतने ही यंग दिखते हैं जितने की पहले हुआ करते थे। और आखिर इस इंसान को कुछ हो भी कैसे सकता है? इस दुनिया में जितनी भी डिजीज है ना, उन सभी को ये क्योर कर सकते हैं। इनको डिवाइन डॉक्टर नाम ना ऐसे ही नहीं दिया गया। वैसे तो ये ज्यादातर टाइम उन्हें मेडिसिन वैली में रहते हैं, लेकिन हर 25 साल में एक बार ये बाहर की दुनिया में आते हैं ताकि अपने डिसाइपल को चूज कर सके। लास्ट टाइम 25 साल पर जो इन्होंने डिसाइपल चूज किया था ना, वो था शियून। और तुमने देखा कि उसके यहाँ पे आने के बाद में कितनी रिस्पेक्ट मिल रही थी। और फिर से किसी को इस डिवाइन डॉक्टर के डिसाइपल बनने का मौका मिलने वाला है। और कमाल की बात तो ये है कि इन्होंने इस बार डिसाइपल चुनने की जो जगह चुनी है ना, वो है संघाई। तुम जैसे यंग लोगों के लिए ना ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर तुम डिवाइन डॉक्टर के डिसाइपल बन गए ना, तो तुम्हें इस दुनिया के बाहर की काफी सारी नॉलेज मिलेगी। जीलिंग बोल रही होती है, ठीक है ग्रैंडपा, मैं समझ गई कि डिवाइन डॉक्टर क्या कर सकते हैं। अमीर लोगों के पास में पैसा होता है, वो लग्जरी लाइफ जी लेते हैं, लेकिन भले ही आप कितने ही अमीर क्यों ना हो जाओ, लेकिन आप इमोर्टल नहीं हो सकते। आपकी उम्र भी बढ़ती है और आप जल्दी मरते भी हो। ऐसे में आते हैं डिवाइन डॉक्टर बाइचन, जो कि आपको इमोर्टल तो नहीं कर सकते, लेकिन वो आपको 60 की एज में भी ना यंग दिखा सकते हैं। एक नॉर्मल इंसान से ना काफी लंबी लाइफ जीने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। यही रीजन इसकी वजह से हर एक बड़ी फैमिली वाले ना इनकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। सच में ये चीज ना काफी सेंस बनाती है। एक इंसान के पास में ऐसी एबिलिटी होना जिसकी वजह से दूसरों की लाइफ को कंट्रोल कर ले। ओल्ड वे बोल रहे होते, देखो तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, लेकिन सभी लोग इतने काबिल नहीं होते कि डिवाइन डॉक्टर ना उनके ऊपर ध्यान दे। डिवाइन डॉक्टर का फेवर पाना ना प्रेसिडेंट के फेवर पाने के बराबर मुश्किल है। उनका फेवर पाने के लिए ना तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर किस्मत अच्छी नहीं है ना, तो तुम उनका फेवर कभी भी हासिल नहीं कर सकते। जीलिंग बोल रही होती है, डिवाइन डॉक्टर के बारे में सुन के लग रहा है ना कि ये काफी इम्प्रेसिव है। इतनी कमाल की इंट्रोडक्शन ना मैंने कुछ ही लोगों के बारे में सुन रखी है। आप बोल रहे हो कि उनका डिसाइपल बनना एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, तो फिर आखिर उन्होंने डिसाइपल के तौर पे उस कमीने शिन को क्यों रख लिया, जिसने कि आपको सिस्टर वुशवांग को भी पसंद करा। अब है तो है नहीं ना कि इतनी लंबी लाइफ जीने वाले मास्टर बाइचन, उनको लोगों को पहचाना नहीं आता होगा।
और शियोन के साथ डेली टेक्निक सिखाने वाले भी तो वही होंगे ना। मेरा मानना है कि जो बंदा खुद इतना घटिया था ना, उसके मास्टर अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि एक घटिया इंसान को घटियापन सिखाने के लिए भी ना कोई चाहिए होता है। ओल्ड मास्टर वही बोल रहे होते, देखो डिवाइड डॉटर के बारे में ना बकवास मत करो। मैं ये बात मानता हूँ कि तुम लॉजिकली जो भी कुछ बोल रही हो ना वो एकदम सच है। शियोन एक 25 साल का लड़का था, उसके दिमाग में इतना नहीं आ सकता ना कि वो खुद से सब कुछ करे, लेकिन फिर भी हम मास्टर बाइचन के नाम को ना बीच में लेके नहीं आ सकते। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया, ये ना एक बहुत ही हाईली रिस्पेक्टेड इंसान है। हमारे जैसे कितनी बड़ी बड़ी फैमिलीज है जो कि इनको काफी ज्यादा फेवर करती है, और इनके कनेक्शंस ना प्रेसिडेंट तक बहुत ही मजबूत है। तो इसी वजह से इनके बारे में रिस्पेक्टफुली बात करो। तुम्हें पता, अगर यहाँ पे कोई और बैठा होता और तुम्हारी सारी बातें सुन लेता ना, तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाती। मास्टर बाइचन से पंगा लेने का मतलब है वही फैमिली को डिस्ट्रॉय करना। तो इसी वजह से अगली बार ना ऐसा कुछ मत बोलना। जीलिंग बोल रही होती है, ग्रैंडपा किसी ने सच बोला है कि आप सच्चाई को ना छुपा सकते हो लेकिन रोक नहीं सकते। एक ना एक दिन तो वो सामने आ ही जाती है। मैं भले ही कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं गारंटी कर सकती हूँ कि जो मास्टर बाइचन के एक्शन है ना वो एक ना एक दिन सामने आ जाएंगे। फिर जीलिंग बोल रही होती है, ग्रैंडपा मेरे को ना टोनी को डिनर पे इन्वाइट करना था और उसे ना लास्ट टाइम के बिहेवियर के लिए सॉरी भी बोलना था। उतनी बुरी तो मैं लड़की नहीं जितना कि मैंने उसके सामने बिहेव कर दिया था। पर दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि मैं टोनी को डिनर पे इनवाइट कैसे करूँ, मेरे पास तो उसका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। ओल्ड मास्टर वही बोल रहे होते, हाँ मैं सोचा ना कि मैं उसका पार्टी में नंबर लूंगा, लेकिन इतना सब कुछ बखेड़ा हो गया ना कि मैं उसका नंबर ले ही नहीं पाया। एक सेकेंड रुको, मैं ओल्ड मास्टर किन को कॉल करता हूँ। उनकी फैमिली टोनी स्टार्क से ना बहुत ही क्लोज लग रही थी। ये जानने के बावजूद भी कि शियोन मास्टर बाइचन का डिसेबल है, वो टोनी को ही फेवर कर रहे थे, तो फिर पक्का से उनके पास में टोनी का नंबर तो होगा ही। कॉल पिक करते हुए ओल्ड मास्टर किन बोल रहे होते, ओल्ड मास्टर वेई आपको पता आपने ना बिल्कुल सही टाइम पे कॉल किया है। मैं ना अभी आपको जस्ट कॉल करने ही वाला था। मैं पूछा था कि आपके जो रिजल्ट थे वो आ गए क्या। मेरे से काफी सारे लोग ये पूछे थे कि जो टोनी ने पार्टी में क्लेम किया था ना वो सच था कि झूठ, क्योंकि टोनी के बोलने के बाद में ना सभी के दिमाग में शक तो आ ही गया था। अगर आप रिजल्ट बता देते ना तो क्लियर होता है कि किसने क्या किया है। ओल्ड मास्टर वही बोल रहे होते, हाँ रिजल्ट आ चुके हैं और आप सभी से बोल सकते हो कि टोनी ही सही था। मेरी बॉडी के अंदर एक नर्व को यूज करते हुए ना पोजन डाला गया था। कमाल की बात तो ये है कि देखने में लगा था कि मेरे को हार्ट अटैक आया था, लेकिन वो हार्ट अटैक नहीं था बल्कि एक पॉइजन था, जिसके सिम्टम्स देख के लगता है ना कि वो हार्ट अटैक ही है। और अगर कोई बंदा एक्सपर्ट नहीं है ना तो पता नहीं सकता कि आपको पॉइजन किया गया है। सच में वो जो कमीना शियोन है ना वो घटिया टैक्टिक का एक मास्टर था। उसने मेरे को पॉइजन करके मेरी वेई फैमिली का फेवर हासिल कर लिया था। ओल्ड मास्टर किन सोच रहे होते, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। टोनी सही साबित हुआ, मुझे इस चीज की बहुत ही खुशी है, लेकिन अब मेरी टेंशन बढ़ते जा रही है। मास्टर बाइचन ने मेरे को एक लेटर भेजा था जिसमें लिखा हुआ था कि वो कुछ दिनों में शंघाई आने वाले हैं और जब तक वो शंघाई ना आए ना मैं उनके डिसेबल शियोन का ख्याल रखूं। लेकिन उनके शियोन ने यहाँ पे इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है और ये सब कुछ करने के बाद में वो गायब भी हो गया, तो फिर आखिर मैं उनके डिसेबल का ख्याल कैसे रखूं। ओल्ड मास्टर वही बोल रहे होते, ओल्ड मास्टर किन परेशान मत होइए, मैंने आपसे इन सच्चों के बारे में बात करने के लिए थोड़ी ना कॉल किया था। मैं बोला था कि मैं ग्रैंड डॉटर को ना टोनी स्टार्क को सब कुछ भला बुरा बोलने का बहुत ही गिल्ट है, इसी वजह से वो उसको डिनर पे इनवाइट करना चाहती है ताकि वो माफी मांग सके, लेकिन उसके पास ना टोनी का नंबर ही नहीं है। ओल्ड मास्टर किन बोल रहे होते, ऐसी बात है तो फिर तो इसमें कोई दिक्कत ही रही है। जीलिंग के पास में वुशवांग का तो नंबर है ना, वुशवांग टोनी को इस तरीके से जानती है, वो जीलिंग और टोनी को मिला देगी। कॉल कट करने के बाद में ओल्ड मास्टर किन सोच रहे होते, जीलिंग को भी ना टोनी से मिलना है। पार्टी में वो पूरी तरीके से शियोन के साइड में थी और वो टोनी के ऊपर काफी ज्यादा चिढ़ भी रही थी, लेकिन लगता है कि इस इंसिडेंट की वजह से ना उसके एटीट्यूड में काफी बड़ा चेंज आया है। ऐसा भी हो सकता है कि वो टोनी स्टार्क को पसंद करती हो, क्योंकि उस लड़के में ना हर दूसरी चीज पसंद करने लायक है। मैं वुशवांग को वार्न करता हूँ कि थोड़ा अलर्ट रहे, किसी भी हालत में वो जीलिंग के सामने टोनी को अकेला ना छोड़े, क्योंकि जिस पल उसने ये किया ना वो वॉर हार जाएगी। वही दूसरी तरफ हमारा टोनी होता है खुद को आईने में देख रहा होता है। टोनी बोल रहा होता है, वैसे मैंने कभी नोटिस नहीं करा, लेकिन मैं पहले के मुकाबले ना काफी हैंडसम हो गया हूँ। तभी टोनी के फोन के ऊपर जाओकी का कॉल आता है। जाओकी बोल रही होती है, टोनी हम लोग को ना को तो टारगेट कर रहा है, हमसे कम्पीट करने के लिए एक नई कंपनी खड़ी हो रही है जिसका नाम है naughtychina.com, और पता है वो हमारे ही लोगों को ना बेटर ऑप्शन देके रिक्रूट कर रहे हैं। वो तो काफी अच्छी बात है कि हमारी कुछ होस्ट ना काफी ज्यादा लॉयल थी, जिन्होंने हम लोग को naughtychina.com के टैक्टिक्स के बारे में बता दिया, लेकिन वही हमारी कुछ टॉप के एंकर्स ने ना naughtychina.com के साथ में एग्रीमेंट को साइन कर दिया है। पता है वो लोग ना खुद की तो काफी अच्छी पीआर करा ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में ना हमारी भी नेगेटिव पीआर करा रहे हैं। उनके ऐप का जो इंटरफेस है वो बाकी सब कुछ ना हमसे बिल्कुल ही कॉपीड है, और वो एंकर्स को ना हमसे काफी बेटर प्राइस दे रहे हैं। साथ ही उन लोगों का जो ऑनलाइन कंटेंट है ना वो हमसे काफी ज्यादा वाइल्ड है। हमारा कंटेंट है पारिवारिक कंटेंट, लेकिन वो ऐसा काम नहीं कर रहे।
तो इसी वजह से जनता उन्हीं के साइड जा रही है। टोनी बोल रहा होता है, देखो इन प्रॉब्लम्स को ना हम काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि हमारे साथ में काम करने के साथ आप किसी और के साथ में काम नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी हम पूरी इंडस्ट्री में ना सबसे बेस्ट चीज ऑफर कर रहे हैं। और अगर फिर भी उनको हमसे दिक्कत है और वो हमारे साथ में लॉयल नहीं रह सकते, तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है ना उसको यूज करो। हम उनको सारी सुपर चैट्स और बाकी चीजों का ना 80% पेमेंट देते हैं। इसी वजह से मैंने ना कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने का अमाउंट भी उतना ही रखा था। अगर उन्होंने किसी और के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करने का ट्राई भी किया ना, तो उनको इतना बड़ा अमाउंट पे करना पड़ेगा इतना कि वो अफोर्ड भी नहीं कर सकती। अगर उन लोगों को दिक्कतें थी और वो हम लोगों से बोलती, तो शायद हम उनकी दिक्कतों को ना रिजोल्व कर देते। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी लॉयल्टी न दिखा के कहीं और जाना, ये उन लोगों ने बहुत ही गलत किया। मैं इस बात की गारंटी कर सकता हूँ कि जब तुम कॉन्ट्रैक्ट का यूज करोगी ना, तो उसमें से मोस्टली लोग तो वापस आ जाएंगे। और हाँ, एक और काम करना जिसकी वजह से ना हम लोग को पब्लिक का बैकलैश ना मिले। जितना भी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने के बाद में अमाउंट मिले ना, उन सभी को डोनेट कर देना। रिसेंटली हमारे पास एक डोंगी काउंटी के अंदर ना बहुत ही खतरनाक बाढ़ आई थी, तो वहाँ के लोग ना बहुत ही दिक्कतों में है, तो वहाँ के लोगों के रिलीफ के लिए सारे पैसे वापस डोनेट कर देना। पर्सनली मैं भी ना 1 बिलियन डोनेट कर रहा हूँ, ताकि उस काउंटी की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए मेरा दोस्त बिल जो काम कर रहा है ना, उसके अंदर थोड़ी सी हेल्प हो सके। वह तो मेरे को पता है कि उसको ना मेरे पैसे की जरूरत नहीं है, वो बहुत ही काबिल है, लेकिन आखिर दोस्त होते किस दिन के लिए है। जाओकी बोल रही होती है, सच में टोनी तुमने तो बहुत ही कमाल का आइडिया दिया। कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने की वजह से ना हम लोगों को काफी सारा बैकलैश आता, लेकिन अब हम लोग ना डोंगी काउंटी के लोगों की हेल्प भी कर देंगे और लोग का प्यार भी कमा लेंगे। ठीक है टोनी, मैं फोन रखती हूँ, मेरे को ना बहुत सारे काम थे। वही टोनी सोच रहा होता है notichana.com। हाँ, मेरे को ना एक कंपनी याद है। मेरा एक जूनियर था माइकल, जो कि notichana.com में काम किया करता था। वो एक टेक्निक जीनियस था। मैं गारंटी कर सकता हूँ ना कि इस कंपनी की ग्रोथ उसी की वजह से हो रही होगी। लेकिन रिसेंटली मेरे को होंग ब्याओ ने बताया था कि notichana.com से ना माइकल को निकाल दिया गया है। पहले मेरे पास में टाइम नहीं था, इसी वजह से मैंने इस मैटर के ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगर ये मेरे ऊपर आ रहे हैं ना, तो मैं इन लोगों की कंपनी खा जाऊंगा। और मेरे को पर्सनली ऐसा लग रहा है कि notichana.com ऐसी छोटी कंपनी में ना इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे को ऑफेंड कर दे। लगता है कि इनके पीछे ना कोई बहुत ही बड़ी कंपनी है जो कि मेरे को टारगेट कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जाओकी सोच रही होती है, मैं ना कब से परेशान थी, मेरे को समझ नहीं आता कि आखिर मैं अपनी कंपनी को कैसे बचाऊं। लेकिन टोनी ने मेरे प्रॉब्लम्स को एक ही सेकंड में दूर कर दिया। जब तक मेरे साथ में टोनी है ना, मेरे को ही लगता है कि जिंदगी में कभी भी मेरे साथ में कुछ भी गलत हो सकता है। तभी टीवी के ऊपर न्यूज आती है कि रिसेंटली एक क्रीम जो कि स्कार रिमूवल क्रीम के तौर पे काफी ज्यादा फेमस हो रही थी। सभी लोग बोलते हैं कि ये किसी भी स्कार को ना 100% ठीक कर सकती है। अब उसके खिलाफ रिपोर्ट आ रही है कि उसके अंदर ना काफी ज्यादा हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स है। पहले जिन लोगों के स्कार को इस क्रीम ने ठीक किया था, उनकी स्किन अब बर्न होना स्टार्ट हो गई है। कितने लोगों के फेस के ऊपर बर्न मार्क्स तक आ चुके हैं। कंपनी के प्रेसिडेंट रॉय के खिलाफ ना पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया है। साथ ही इस क्रीम की मैन्युफैक्चरिंग को भी फिलहाल के लिए स्टॉप करवा दिया है। अभी इस कंपनी को यहाँ के प्रेसिडेंट रोया को ना काफी सारे बैकलैशेस को झेलना पड़ रहा है। अब इस क्रीम के अंदर क्या गलत है क्या नहीं, ये तो कोर्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए आज से लेकर कल तक न्यूज चैनल के साथ। वही टोनी बोल रहा होता है, क्या रोया के खिलाफ केस चल रहा है, उसने इस चीज के बारे में मेरे को बताया क्यों नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग को टोनी के राइवल की मीटिंग का सीन दिखाया जाता है। पहला बंदा बोल रहा होता है, मैंने अपने कनेक्शंस का यूज करते हुए ना टोनी स्टार्क के खिलाफ काफी सारे एक्शन लिवाए हैं। उसकी तो बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी, जिसमें से एक ने स्कार रिमूवल क्रीम बनाती थी और वहीं दूसरी कंपनी लाइव स्ट्रीम कराती थी। उन दोनों के ही काम को ना मैंने लमसम बंद करवा दिया है और जल्दी टोनी स्टार्क की सबसे बड़ी कंपनी फेटियन रियल एस्टेट के ऊपर ना मैं ताला लगवा दूंगा। उसके खिलाफ मैंने इतना कमाल का प्लान सोचा है ना कि वो कंपनी बच नहीं पाएगी। देखो टोनी स्टार्क की जो ग्रोथ है ना, वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड है। जितना जल्दी वो ऊपर गया, अगर उतना ही जल्दी नीचे भी आ गया ना, तो इससे लोगों को कोई शक नहीं होगा। टोनी स्टार्क स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसके पास में ना बहुत सारी कंपनीज है। हमें उसकी ना हर एक कंपनी की नींव को तोड़ना होगा। ये इंश्योर करना है कि वो अपनी किसी भी कंपनी का यूज करते हुए रिकॉर्ड न कर पाए। आज तक वो चारों तरफ से प्रॉफिट कमा रहा था, हमें ऐसा करना है कि उसको चारों तरफ से ना लॉसेज हो जाए। जुनजे सोच रहा होता है, मेरे को लगा नहीं था कि टोनी स्टार्क ने ना इतने खतरनाक दुश्मन पाल रखे होंगे। मेरे को तो लग रहा था कि उसने हमारे सैमसंग ग्रुप को ऑफेंड करके ना बहुत ही खतरनाक काम किया है। लेकिन मेरे सामने जो बंदे खड़े हैं ना, उनमें से कोई टॉप बैंक का ओनर है और कोई टॉप टेक कंपनी चलाता है। इनमें से किसी एक को भी ऑफेंड करके ना किसी का सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। आखिर मार्केट के इतने सारे बड़े प्लेयर को टोनी ने ऑफेंड करा कैसे? और ये सभी लोग ना टोनी को डिस्ट्रॉय करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। लगता है कि ये बंदा किसी के भी सामने होल्ड बैक नहीं करता, इसी वजह से इसने इतनी जल्दी इतने दुश्मन बना लिए। पार्क जुनजे बोल रहा होता है, वैसे मिस मॉर्गन, आपने हम लोग को जो भी कुछ बोला था ना, हमने उन सारे तरीकों से टोनी स्टार्क को फंसा दिया। पर मेरे को जानना है ना कि आखिर टोनी ने आपका ऐसा भी क्या बिगाड़ा है जिसकी वजह से आप उसको बर्बाद करने के लिए इस हद तक जा रहे हो। मेरी भी उससे दुश्मनी है, लेकिन मैं उसको बर्बाद करने के लिए ना इतना एफर्ट नहीं लगाता। मॉर्गन बोल रही होती है, हमारी दुश्मनी ना बहुत ही खतरनाक है। हमारा जो ऊसा फार्मास्यूटिकल है ना,
वहाँ से इसने हमारे बहुत सारे सिगरेट चुराए हैं। पता है हमारा एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्टों के पास होने ही वाला था, इसने उसको भी चुरा लिया और हमने जितने भी एजेंट्स को इसकी तरफ भेजना इसे सभी को मरवा दिया। तो तुम्हें बताओ कि हम लोग ना इसको ऐसे में कैसे माफ कर दे। जब तक कि हम टोनी स्टार्क को खत्म होते हुए नहीं देख लेते ना, तब तक तो मैं नहीं मानने वाली। वही हम देखते हैं ये लड़की होती है टीना मॉर्गन, जो कि मॉर्गन फैमिली से बिलोंग करती है और ये को उसा फार्मास्यूटिकल की मालिक नहीं बल्कि डार्क वेब की मालिक है। जुंजे सोच रहा होता है टोनी स्टार्क तुम्हारे साथ में जो भी कुछ हो रहा है ना तुम वो डिजर्व करते हो। आज तक लोग एग्जांपल देते हैं ना कि अगर सक्सेस हो तो टोनी स्टार्क जैसी। आज सभी लोग यही बोलेंगे कि कोई भी बर्बाद हो लेकिन टोनी स्टार्क जैसा ना कोई भी बर्बाद ना हो। जितना कमाल का तुम्हारा पास था ना उतना ही घटिया तुम्हारा फ्यूचर होगा। एक तरफ इन लोगों को लग रहा होता है कि इन लोगों ने टोनी स्टार्क के खिलाफ ना कोई बहुत ही बड़ा मास्टर प्लान बना लिया, वहीं दूसरी तरफ हमारा टोनी सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लिक में इन सभी लोगों को बर्बाद करने के लिए तैयार होता है। तो फिर आखिर कैसे टोनी इन सभी को सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लिक में बर्बाद करेगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।